अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, देखिएगा सेंटेंस किसे कहते हैं। कल भी इसके बारे में छोटा मोटा बताया था, लेकिन कल लाइट ने हमारा बेपनाह साथ दिया, जिसकी वजह से हमें क्लास में ये कहना पड़ा कल क्लास होगी। ओके, सेंटेंस किसे कहते हैं बाबू? सेंटेंस उर्दू में लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है जुमला। राइट। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ये आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी आती है। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज कई सारे हों, कई सारे वर्ड्स हों, उनको मिलाकर एक बना लिया, ग्रुप बना लिया गया हो, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कंप्लीट मीनिंग देता है, पूरी बात से अगर समझ में आती है, तो इसको कहा जाएगा ये सेंटेंस है, वरना सेंटेंस नहीं है। देखिएगा, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आई अलग वर्ड है, एम अलग है, ईटिंग अलग है, केक अलग है। ये चार वर्ड्स हैं, इनको मिलाया तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, और ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ बन गया कि जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। वो क्या है? मैं केक खा रहा हूं, कोई बंदा अपने बारे में ही कह रहा है, पूरी बात समझ में आ रही। आगे, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। अब एक बंदे ने आई एम ड्रिंकिंग वाटर ये अल्फाज कहे, इनमें से आई एक अलग वर्ड है, एम अलग, ड्रिंकिंग अलग और वाटर अलग, इनको मिलाया तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना जो एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है, कहा जाएगा ये सेंटेंस है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन वो कंप्लीट सेंस न देने की वजह से वो सेंटेंस नहीं होगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कल भी जो उस वक्त आपको बताया था वो ये बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द वे, द वे यू, तो एक वर्ड ये है, एक ये है और एक ये है, थ्री वर्ड्स यहाँ पर हैं, तो जाहिर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन है जिस तरह से आप, तो भाई साहब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? जिस तरह से आप क्या मतलब? कोई मीनिंग नहीं है। तो जिस तरीके से आप, जिस तरह से आप, जिस अंदाज से आप, अब बात पूरी नहीं हो रही भाई। जिस तरीके से आप बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, जिस अंदाज से आप लिखते हो मैं भी लिखता हूँ, जिस तरीके से आप कार चलाते हो कोई नहीं चलाता, फॉर एग्जाम्पल। तो अब बात पूरी हो रही, लेकिन द वे यू से बात पूरी समझ में नहीं आ रही, हालांकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, तभी वो सेंटेंस होगा, वरना सेंटेंस नहीं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आगे देखिएगा, ये था सेंटेंस। अब सेंटेंस के बाद आपके सामने कुछ वो चीजें आती हैं कि जो सेंटेंस के अंदर हुआ करती हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर है ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है, इसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइल। दूसरे नंबर पर है वर्ब, इसको उर्दू में कहा जाता है फ़िल। और ये तीसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट, इसको उर्दू में कहा जाता है मफऊल। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बहुत आसान अल्फाज में, जो करने वाला हो। किसे कहते हैं सब्जेक्ट? जो करने वाला हो, किसी भी काम को जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट है। आपको कौन पढ़ा रहा है? सवाल करे कोई, आप क्या कहेंगे? जकरिया सर। पढ़ाने वाला कौन है? जकरिया सर। जकरिया सर क्या हुए? सब्जेक्ट। कोई मुझसे पूछने लगे कि भाई आपको कौन देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहने लगूं कि अब मैं किसी बच्चे का नाम लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं गुलाम मोहम्मद, तो मुझे देखने वाला कौन है? गुलाम मोहम्मद, तो गुलाम मोहम्मद क्या हुए? सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल। अब मुझसे कहने लगे कोई कि आपको कौन सुन रहा है, अब मैं कहने लगूं फॉर एग्जाम्पल कि शानूर मुझे सुन रही हैं, तो अब मुझे सुनने वाली कौन है? वो एक बच्ची है जो मुझे सुन रही है, वो क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। तो जो करने वाला होता है सब्जेक्ट होता है, सिंपल है। इसको एग्जाम्पल से भी आप समझेंगे। वर्ब किसे कहते हैं भाई साहब? जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताए, एक्शन को बताए, वो वर्ब होता है। किसे कहते हैं वर्ब? जो लफ्ज काम को बताए वो वर्ब होता है, एक्शन को बताए वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सर ये जरा एग्जाम्पल से समझाइएगा इसको, अभी समझाते हैं। एक चौथी चीज भी है बाबू, वो क्या है मालूम है? चौथी चीज है जो सेंटेंस में इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब सर क्या है?
किसे कहते हैं? जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, एक सवाल सर, हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है? एक सिंपल से सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। एक सिंपल सा लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, इसे जहन में रखना। सिंपल जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें कहाँ आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आएगा? जवाब, नहीं। फिर आगे खुद सीख लोगे। मोटी सी बात जहन में रखी बस, सिंपल सेंटेंस में जो एक तरतीब है सेंटेंस की, तो वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे आएगा? एग्जाम्पल आपके सामने है, नीचे लिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ इससे ऊपर वाले को बता दूं पहले, फिर इसके पास आऊं। यहाँ पर लिख रहा है आई एम स्टडिंग इंग्लिश। जरा ध्यान से सुनना बाबू। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में जो लफ्ज है आई, ये सब्जेक्ट है। सवाल, सर ये सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब इस एग्जाम्पल में आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इसका पूरे का ट्रांसलेशन और तर्जुमा ये है कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? आई, यानी मैं। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। और जो करने वाला होता है वही तो सब्जेक्ट होता है बाबू। तो इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। एक बात। दूसरी बात, लफ्ज अगला ले लीजिए, स्टडिंग। इसको छोड़ दीजिए, ये स्टडिंग क्या है सर? स्टडिंग बाबू वर्ब है। सवाल, सर स्टडिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो लफ्ज काम को बताता है, एक्शन को बताता है, वो वर्ब होता है। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। इसमें जो पढ़ने का जो एक काम है, पढ़ने का जो एक्शन है, इस पूरे सेंटेंस में कौन सा लफ्ज बता रहा है? अगर आप देखेंगे, आप जवाब देंगे सर लफ्ज स्टडीइंग जो है, ये पढ़ने के अमल और काम को और एक्शन को बता रहा है। तो जो लफ्ज काम को बताता है उसी को तो वर्ब कहते हैं बाबू। इसलिए स्टडिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है। आगे आइएगा, इंग्लिश। सर इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। सवाल, सर ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, बाबू आपको बताया गया है कि जिस पर एक्शन होता है, जिस लफ्ज पर एक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इसमें जो पढ़ने का जो एक्शन है ये किसके ऊपर हो रहा है? किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर, इसी को तो पढ़ा जा रहा है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग का ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूं। अब सवाल ये हुआ, आप किस चीज को पढ़ रहे हो? ये जो आपके पढ़ने का एक्शन है किस पर हो रहा है? जवाब में आपने यहाँ पर फौरन लफ्ज लिख दिया, इंग्लिश। इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बाबू? जिस पर एक्शन होता है। तो ये जो पढ़ने का एक्शन है वो इस इंग्लिश के ऊपर हो रहा है, इसलिए इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। सवाल वही फिर कि सर आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, बाबू जो करने वाला होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाता है। और आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, इसमें केक को जो खाने वाला बंदा है वो कौन है? वो है आई, यानी मैं। तो इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। हाँ भाई, ये कोई बोर्ड वोर्ड शेयर मत करिए आप, ठीक है मेरे भाई? चुपचाप फोन रख दीजिए, इससे नुकसान हो सकता है आपका, फिर आपको आराम करने भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई कुछ शेयर वेयर मत करिए, बस खामोशी से दूर रखिए फोन और सुनते रहिए। अगली बात, अभी यहाँ पर भी मैंने एम छोड़ दिया, नीचे भी एम है, एक साथ ही बता दूंगा दोनों को। देखिए ये लफ्ज आया ईटिंग। ईटिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब। सवाल, ईटिंग वर्ब क्यों है? जवाब, भाई साहब आपको भी बताया है कि जो लफ्ज काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसी को कहा जाता है वो वर्ब है। और आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, इसमें जो खाने का काम है, ये जो खाने का अमल और एक्शन है, इसको कौन सा लफ्ज बता रहा है? ईटिंग। इसलिए ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। अगली बात, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अब सवाल हुआ भाई किस चीज को खा रहे हो आप? तो आप अपने खाने का जो एक्शन है किस पर हो रहा है उसको बताना है आपको, वो है केक। और केक क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है।
तो यहाँ पर खाने का एक्शन किस पर हो रहा है? केक पर। तो केक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सिंपल है। ओके। यहाँ पर चौथे नंबर पर हमने आपके सामने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं बाबू? जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी। आई एम ई स्टडिंग इंग्लिश और आई एम ईटिंग केक, दोनों एग्जाम्पल्स में एम यहाँ पर भी और एम नीचे एग्जाम्पल पर भी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे है ये सवाल हो गया कि सर ये जो एम है, ये भी और ये भी, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब क्यों हैं? ये सवाल हुआ। जवाब, बाबू एम यहाँ पर भी और नीचे भी हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि अगर आप इस लफ्ज को नहीं लाएंगे, तो जो लफ्ज स्टडीइंग है पहले एग्जाम्पल में और दूसरे में ईटिंग है, दोनों वर्ब हैं, तो इन दोनों सेंटेंसेस में इन दोनों वर्बों की हेल्प करने वाला कोई लफ्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से सेंटेंस अपने मीनिंग आपको कंप्लीट नहीं दे पाएगा। तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि जो वर्ब है स्टडीइंग और ईटिंग, इनका कोई ना कोई हेल्पिंग लाया जाए, हेल्पिंग वर्ब लाया जाए। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा लफ्ज लाया जाए जो इनका ताउन करे, इनका मुआविन बन जाए, और वो आप लाएंगे एम। यहाँ पर भी एम, तब जाके इस सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट होगा, वरना सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट इसके बगैर नहीं होगा। तो बहरहाल एम और यहाँ पर भी एम दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब है। सवाल, सर हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, बाबू हेल्पिंग वर्ब इसलिए हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा लफ्ज को कहा जाता है कि जो वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में। और यहाँ पर एम आप अगर नहीं लाओगे, तो स्टडीइंग जो एक लफ्ज है, वो वर्ब है, ये अपना मीनिंग आपको कंप्लीटली नहीं दे पाएगा जब तक कि इसके साथ इसका हेल्पर जो है, हेल्पिंग वर्ब जो एम है, वो नहीं लाएंगे। तो एम जैसे ही आपने रखा तो इस वर्ब की हेल्प करने वाला लफ्ज आ गया, तो इसने अपने मीनिंग आपको दे दिए। अगर आप एम को हटा दें तो इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड यहाँ नहीं रहेगा, तो फिर ये मीनिंग भी आपको नहीं दे पाएगा। तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरी ये है कि इस लफ्ज स्टडीइंग का आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर के आए। ठीक है। अब एक सवाल के जहनों में आ रहा होगा कि सर हेल्पिंग वर्ब हैं कौन कौन से, कौन सा कहाँ यूज होगा, हमें तो पता ही नहीं। जवाब, टेंशन न लेना मेरे अजीज, जितना समझा रहा हूँ सिर्फ इतना समझो अभी। सारी चीजें आगे आ रही हैं, कोई एक चीज नहीं बचेगी जो आप यहाँ नहीं सीखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न हियर, इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल ही मुझे समझाना था, मोटी मोटी सी बातें आपकी यकीनन समझ में आ गई, इसमें कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये सेंटेंस के बारे में बात आ गई कि सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। अब देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बहुत सारे लोगों ने गिनवा रखी हैं अलग अलग। किसी ने 3 गिनवाई हैं, किसी ने 4 और किसी ने 5। मेरी खुद ग्रामर की जो मेरी किताब है, मैंने भी उसमें 5 गिनवाई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ जो आपको बतानी है वो सिर्फ 3, आई विल हैव टू मेंशन ओनली 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब चूंकि मुझे वो चीज़ आपको यहाँ देनी है जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन में काम आया। ठीक है, चूंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लासेस हैं, वो हमारी ग्रामर की और ट्रांसलेशन वगैरह सबकी क्लासेस अलग चलती हैं। बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता देख के, रीडिंग ही करनी नहीं आती। अच्छा, रीडिंग आती भी है तो ट्रांसलेशन नहीं आता। भाई साहब बहुत अलग है ट्रांसलेशन। स्पीकिंग इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। ये बोलना एक अलग है, देख के किसी चीज को पढ़ना फिर उसका तर्जमा और ट्रांसलेशन कर देना, ये बिल्कुल अलग चीज है। और ग्रामर बिल्कुल अलग चीज है। मैं आपको यहाँ ग्रामर नहीं सिखाता हूँ, भले ही आज का जो लेसन है इसमें ग्रामर भी शामिल है, लेकिन मैं अमूमन ग्रामर में नहीं सिखाता। ग्रामर में उलझाए बगैर सिखाता हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो जो बच्चा शौक रखता है कि सर मुझे ट्रांसलेशन की क्लास भी चाहिए, और एक हमारी क्लास चलती इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास है। ठीक है, लेकिन उसमें वो बच्चा जाता है जो 4 महीने गुजार लेता है। ठीक है, उसको सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही प्रैक्टिस होती है, वो अलग क्लास चलती है हमारी। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं दोनों क्लासेस में, ट्रांसलेशन वाली में भी और उसमें भी। ठीक है, ट्रांसलेशन का किसी वक्त मैं आपको तारुफ कराऊंगा। और मेरे यहाँ जो कंटेंट है जो मैं पढ़ाता हूँ, मतलब मेरे जो प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जाता है, वो आप देखिएगा, तो मैं समझता हूँ कि चाहे आप क्लास लें या ना लें, लेकिन आपको अच्छा लगेगा यार, वाकई तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बहरहाल फिलहाल हम तो, हमारा तो एक तरह से पहला ही लेसन है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे। ओके, तो देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की किस्में कितनी हैं, कितनी प्रकार और कितने काइंड्स का होता है। मुझे यहाँ पर आपके सामने सिर्फ 3 बतानी है,
और 3 मिनट के अंदर मुझे उम्मीद है आप समझ भी लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला, सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहली किस्म है अफर्मेटिव। किसे कहते हैं जी अफर्मेटिव? बहुत आसान अल्फाज में, जिसमें हाँ हो। अफर्मेटिव किसे कहते हैं बाबू? जिसमें हाँ हो। मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अरेबिक बोलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपका वे ऑफ टीचिंग मुझे अच्छा लगता है, सारे के सारे सेंटेंस वो जिनमें हाँ आ रहा है, सब क्या है? अफर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, लगे हाथ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ऐसा एग्जाम्पल इसमें हाँ आ रहा है। तो जितने भी दुनिया में वो सेंटेंसेस जिनमें हाँ आएगा, सब अफर्मेटिव है। आई समझ में? क्लियर है? आगे देखिएगा। अगली चीज है, एक तो अफर्मेटिव आपके सामने आ गया। अब अगला जो इसकी काइंड है दैट इज, इसको बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन आप यकीनन सही पढ़ते होंगे। लेकिन जो पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ते हैं? निगेटिव। दिस इज नॉट निगेटिव, दैट इज नेगेटिव। व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है? तो निगेटिव मत पढ़िएगा इसको, दैट इज नेगेटिव। किसे कहते हैं नेगेटिव? बहुत मुश्किल डेफिनेशन इसकी तो भाई, कई रजिस्टर में भर देंगे। इसकी डेफिनेशन आएगी, पता है क्या? जिसमें ना हो, इसे कहते हैं नेगेटिव। जिसमें ना हो। इससे पहले था अफर्मेटिव, जिसमें हाँ हो, और नेगेटिव, जिसमें ना हो। एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं आपसे नहीं मिल रहा हूँ, मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। सारे के सारे सेंटेंसेस वो इसके जिनमें नहीं आ रहा है, या यूं कह लो दूसरे अंदाज में, जिसमें नॉट आ रहा है। ठीक है? तो नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें ना आए, लफ्ज ना। ठीक है? तो अफर्मेटिव इससे पहला आया था जिसमें हाँ हो, नेगेटिव वो जिसमें ना हो। क्लियर है? कोई मसला ही नहीं है। आगे देखिएगा मेरे अजीज, अगली जो चीज है वो जरा जोरदार सी है। देखिएगा, अगली चीज है, इसको लोग क्या पढ़ते हैं बताए? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बड़े जोरदार अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है? कुछ पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। ऊपर से ही गाड़ी छोड़ देते, नीचे जाओ कुछ भी हो जाओ, फूट जाओ, शीशे फूट जाओ। ठीक है? व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। 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 चेक कर लेना डिक्शनरी में जाके। ओके। बाबू किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इसकी भी इतनी ही आसान डेफिनेशन, जिसमें सवाल हो। किसे कहते हैं? जिसमें सवाल हो। सवाल वाला जो सेंटेंस होगा, दैट इज इंटरोगेटिव। अच्छा एक बात और, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरह से बनता है। कैसे बनता है बाबू वो? दो तरह से। पहला तरीका यहाँ पर लिख रहा है, कैसे बनेगा? जो नॉर्मली एक सेंटेंस होता है, देखो असल सेंटेंस है यू आर स्टडिंग इंग्लिश। यहाँ पर क्या लिख रहा है? आर जो है वो यू के बाद रखो, तब असल सेंटेंस बनेगा। यू और फिर आर और फिर स्टडिंग इंग्लिश। तो असल है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, ये असल है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला ये है कि जो सिंपल सा सेंटेंस होगा कोई भी, उसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाओ, शुरू में रख दो बस। उसको उठाओ और कहाँ रख दो? शुरू में। ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर हुआ है, असल सेंटेंस है यू पहले है, फिर आर बाद में है। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, असल ये है। अब मुझे इस सेंटेंस को बनाना है इंट्रोगेटिव, सवाल वाला। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, जो यू के बाद आर आ रहा था उसको उठाया मैंने और शुरू में रख दिया, बस सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। अलग से कोई लफ्ज लाने की मुझे जरूरत उसमें नहीं रही। दूसरी किस्म कैसे बनती है? इंट्रोगेटिव की दूसरी जो काइंड आपको बनानी होगी, उसके अंदर आपको अलग से कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाके वो इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया वाई। क्या इस्तेमाल हो रहा है मेरे अजीज? वाई। लफ्ज वाई यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये अलग से लाया गया। देखो अगर आप वाई लफ्ज हटा दो, तो इस वाले सेंटेंस और इसमें कोई फर्क रहेगा? देखिए जरा, वहां पर भी लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, और यहाँ पर भी लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, कोई फर्क नहीं है।
तो दूसरी वाली जो किस्म है इंट्रोगेटिव की, उसको बनाने के लिए जरूरी ये है कि अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा आपको। ये जो सवाल वाले अल्फाज है ना, ये अलग हैं, ये मैं आपको दूंगा एक दो दिन के बाद। ठीक है, जिसमें जिनको कहा जाता है WH फैमिली। क्या कहा जाता है उनको? WH फैमिली। क्यों कहा जाता है ये भी तभी बताया जाएगा। बहरहाल वो सवाल वाले अल्फाज हैं, उन्हीं में से एक है वाई। इसका मीनिंग है क्यों। तो इंट्रोगेटिव की दूसरी शक्ल बनाने के लिए जरूरी ये है कि आपको जो सवाल वाले अल्फाज हैं उनमें से कोई ना कोई सा लफ्ज उठाकर रखना पड़ेगा, तब जाके वो इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है जी। तो दो तरह से बनता है इंट्रोगेटिव। पहला तरीका क्या है कि जो सिंपल सा सेंटेंस है, उसी सेंटेंस में जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा है उसको उठाओ और शुरू में जाकर रख दो, खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, एक तरीका। दूसरी जो इसकी काइंड और दूसरी जो किस्म है, उसको बनाने के लिए आपको अलग से कोई ना कोई लफ्ज उठा के लाना पड़ेगा और फिर जो वो लगाइए फिर जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे यहाँ पर आप लफ्ज वाई लेकर आए, क्यों। ठीक है, तो वाई का मीनिंग क्या है? क्यों। तब जाकर इंट्रोगेटिव बना है। अब एक जरा ध्यान से सुनना एक बात। सर सारी बातें ध्यान से ही तो सुन रहे हैं। अरे नहीं मेरे दोस्त, और ध्यान से सुनना। देखिए दोनों जो ऊपर वाले सेंटेंस हैं, इनका पहले ट्रांसलेशन देखो। यहाँ पर लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। और यहाँ पर लिख रहा है व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। दोनों के दोनों जो सवाल हैं, दोनों के दोनों दो सेंटेंसेस हैं दोनों, ये इंट्रोगेटिव है नहीं है। इंट्रोगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें सवाल है, और जिस सेंटेंस में सवाल होता है दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसलिए दोनों के दोनों क्या हुए? इंट्रोगेटिव हुए। एक बात तो गौर करना, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं, ये सवाल होने के साथ साथ इन दोनों में हाँ भी है, हाँ। जैसे आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो हाँ आ रहा है। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, हाँ आ रहा है। और जिस सेंटेंस में हाँ आता है वो अफर्मेटिव होता है। तो पता ये चला कि ये दोनों के दोनों ऊपर वाले सेंटेंस सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव हैं, और चूंकि दोनों के अंदर हाँ आ रहा है इसलिए अफर्मेटिव भी है। तो इससे पता ये चला कि एक वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है। नीचे वाले पे आ जाइए, यहाँ पर लिख रहा है आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश। ओके, तो देखिएगा नीचे वाले दोनों सेंटेंस हैं उनका पहले आप ट्रांसलेशन देखें। आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो दोनों के दोनों नीचे वाले सेंटेंस में सवाल है। सवाल होने की बुनियाद पर इनको कहा जाएगा कि इंट्रोगेटिव है। एक बात। दूसरी बात, दोनों के अंदर नहीं आ रहा है। तो जिस सेंटेंस के अंदर ना आए वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए नीचे वाले दोनों सेंटेंसेस सवाल होने की बुनियाद पर नेगेटिव हैं, और लफ्ज़े ना या नोट आने की बुनियाद पर नेगेटिव हैं। तो पता ये चला कि एक सेंटेंस एक वक्त में इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें। ये ग्रामर है भाई साहब ये। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आगे क्या बचा है अभी? कुछ भी नहीं है। नहीं, अब शुरू हो गया आपका असल खेल। देखिए टेंसेस, यही टेंसेस से मुझे वो बात याद आ गई। एक बच्ची की कॉल आई हमारे यहाँ। तो उसने कहा कि सर मुझे मेरा बेसिक तो क्लियर है, मुझे जो है थोड़ा सा अलग लेवल चाहिए। बेसिक मेरा क्लियर है। अच्छा, जो बच्चा इस तरह कहता है तो मेरे मैनेजर जो है वो उनसे मालूम भी करते हैं कुछ सवालात, कभी देखें कि इनका कितना क्लियर है। तो उनसे ये मालूम किया गया
उन्होंने पूछा कि सिस्टर आपके टेंसेस कहाँ तक हुए हैं। क्या सवाल किया? आपके टेंसेस कहाँ तक हुए हैं। ये उस बच्ची की बात कर रहा हूँ जो कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ के आई है। वो पढ़ के आई, वहां उसका बेसिक सब क्लियर करा दिया गया। उससे सवाल क्या हो रहा है, गुड़िया टेंसेस किसे कहते हैं। तो हो रही है सर टेंसेस क्या होता है। मतलब उस बच्ची का जवाब देखिए आप। और 20,000 रुपये उठा के आई है वो। उस बच्ची का क्या जवाब है कि सर ये टेंसेस क्या होता है। उनको हैरत हुई कि आपको टेंसेस नहीं मालूम। बोले नहीं। तो फिर आपका बेसिक कैसे क्लियर है। आपको टेंसेस नहीं पता, और हमारे यहाँ पहले लेसन में टेंसेस के बारे में बताया जाता है किसे कहते हैं। आपको यही नहीं पता। तो लोग, मैं इसलिए मैंने बताया था आपको शायद पहले दिन कि लोग इतना बेवकूफ बनाने वाले हैं बाहर। प्लेटफॉर्म उनके बड़े हैं, मिलियंस वगैरह में उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं। तो जाहिर है उनकी रीच लोगों तक है। तो वो दबा के बेवकूफ बनाते हैं और पीडीएफ पे पीडीएफ भेजेंगे। लेकिन कोई फायदा धनिया तक नहीं होता, कुछ कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है। तो बहरहाल लोग इस तरह कर रहे हैं, भाई करो। लेकिन ये प्लेटफॉर्म सच में आपको बहुत कुछ सिखाएगा इंशाल्लाह, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है। जज्बा जिस बच्चे के अंदर नहीं होता भाई साहब, दुनिया में कहीं चला जाए। मैं बल्कि यूं कहूं कि अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को भी भेज दें अगर मौका मिले, तो वो भी शायद ये कहेंगे कि भाई साहब आपके अंदर जज्बा नहीं, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। जज्बा होना जरूरी है बाबू, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, जज्बा, बस ये याद रखिएगा। आपके अंदर अगर है तो यहां से आप इंशाल्लाह वो सीख के जाएंगे। इट वुड बी मेमोरेबल मूवमेंट इन लाइफ इंशाल्लाह। ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। आपको जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उनको फॉलो करिएगा, बस कुछ नहीं इंशाल्लाह। ओके। टेंसेस, यहां पर ये लिख रहा है प्लूरल। इसका सिंगुलर और वाहिद इस्तेमाल होता है। टेंस किसे कहते हैं, बड़े आसान अल्फाज में, वक्त को। किसे कहते हैं बाबू, वक्त को। टेंसेस जो लफ्ज है ये जमा है। इसका मैं अगर उर्दू में तर्जमा करूं बड़ा खूबसूरत सा, जमाने। क्या करें, जमाने। जमाना बहुत, जमाना खराब है, जमाना अच्छा है, जमाना वैसा है, तो ये वही टेंसेस ही है भाई साहब वो। तो जो टेंसेस हैं असल, इसको आसान अंदाज में कहा जाए तो वक्त, वो टेंस होता है। अब ये जो वक्त है इसको कैटेगराइज किया गया है तीन जगह। ये जो जमाने हैं, इन जमानों को तीन जगह बांट दिया गया है। वो तीन जगह क्या क्या है जो बांट दिया गया है, देखिएगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट वो वक्त और जमाना कहलाता है जो गुजर गया। प्रेजेंट वो जमाना और वक्त कहलाता है जो चल रहा है। फ्यूचर वो वक्त और जमाना कहलाता है जो आइंदा आएगा, जो आने वाला वक्त है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसको उर्दू में कहा जाता है माजी। इसको कहा जाता है हाल। और फ्यूचर को कहा जाता है मुस्तकबिल। उर्दू वाले बच्चे समझ गए होंगे, उनके लिए भी अल्फाज बोलने पड़ते हैं ना। ओके। अब देखिएगा जो पास्ट है, इसके फोर काइंड से, चार किस्में हैं इसकी। प्रेजेंट की भी चार हैं, फ्यूचर की भी चार हैं। कमाल की बात यह है कि जो पास्ट की चार आपने याद कर ली तो इसके चार भी याद हो गए और इसके भी हो गए, सेम है। देखिएगा, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect और future perfect continuous। ये हैं 12 टेंसेस जिनको आपने सुना होगा। ये हैं वो। ये जिस बच्चे को आते हैं, ये पूरी अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है भाई साहब, जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। ये जिस बच्चे को आ गए, अंग्रेजी का मास्टर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस ये सीखना है आपको, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 12 ही टेंसेज है पूरी अंग्रेजी की दुनिया में। ठीक है मेरे भाई, ये आपको सीख लेने हैं, बस कुछ नहीं है। इनमें से हर एक की डिटेल में बात करेंगे। हर एक में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस में हेल्पिंग वर्ब कब कैसे लाया जाएगा, सभी एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप इंशाल्लाह सीखेंगे। अब देखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने ये स्लाइड दिखाई है अभी, ये वाली, इसको आप जबानी याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, इसको अगर आपने जबानी याद कर लिया तो उससे ना आपको चीजें आगे जो हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी। आप इनको लिख भी लीजिएगा और अपने नोट्स आप खुद बनाइए। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएंगे। तो बहरहाल ये था आज का हमारा पहला लेसन, जिसमें हमने आपको अपने यहाँ की जो बुनियादी चीज, ये है मेरे यहाँ का बेसिक जो आपने एक दिन में पढ़ लिया। बस अब कोई बेसिक बेसिक नहीं है। अब आपका कल से मालूम है क्या शुरू होने वाला है। कल से आपका शुरू होने वाला है, हम प्रेजेंट से बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ये तो सिंपल सिंपल है ना, इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं बाबू।
पास्ट सिंपल भी कहिए, पास्ट इंडेफिनिट कहिए, एक ही बात है। फ्यूचर सिंपल कहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए, एक ही बात है। और सॉरी, प्रेजेंट सिंपल कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, एक ही बात है। फ्यूचर सिंपल कहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है। तो बहरहाल अब हम जो बात करेंगे कल, वो करेंगे प्रेजेंट सिंपल से। ठीक है, इसको क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है, हम कैसे पहचाने हैं कि सेंटेंस को, उसकी पहचान क्या होगी, कहाँ कहाँ इसको हम लेकर आएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सब चीजें आप कल सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन बाबू जरूरी यही है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हो, तो वो एक उम्मीद और होप लेके आए हैं आप। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो उम्मीद आप लेके आए हैं उसे आप सच में फुलफिल करें और उसको अमली जामा पहनाएं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेहनत करनी है बाबू। ठीक है, अगर मेहनत का जज्बा आपके अंदर है, नो वन कैन स्टॉप यू टू रीच योर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई चीज आपको माने नहीं हुई, कोई चीज नहीं रोक सकती। अल्लाह पाक भी रास्ते आसान बनाता रहता, उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जिसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, इरादा हो कि यार मुझे ये चीज हासिल करनी है हर हाल में। क्या है अंग्रेजी, मेरे सामने क्या है अंग्रेजी। और आप में से हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जहन का मालिक है। अगर आपके अंदर जहन अच्छा नहीं होता, अल्लाह पाक आपकी यहाँ तक रहनुमाई कभी नहीं करता। अल्लाह पाक ने आपको यहाँ भेजा, वो इसीलिए भेजा कि ताकि आप जाके उस बच्चे बंदे से आप अंग्रेजी सीख सके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, कुछ चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे कोई एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने ये कह के गया हो कि सर आपका पढ़ाने का अंदाज समझ में नहीं आता हमारे, या आपके यहाँ हमारे डाउट्स क्लियर नहीं कराए जाते, आप हमसे बात नहीं करते, या फिर आप हमारी बातों का जवाब नहीं देते, आपसे पूछते हैं तो आप बताते नहीं, आप गुस्सा करते हैं। कोई नहीं क्या कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं क्या कहेगा। हाँ, जो जाने वाले हैं, किसी के टाइम चेंज की प्रॉब्लम है, सर ड्यूटी पहले उस होती, टाइम चेंज हो गया सर, वक्त नहीं मिल पा रहा सर, या फिर सर असल में पैसे नहीं है सर फीस पे करने के लिए, इसलिए जो है क्लास ड्रॉप की जा रही है। तो ये रीजन तो होते हैं बच्चे के, मतलब वैलिड रीजन एकदम। तो भाई पैसे नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा उसको, तो टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की तारीख में, आगे पता नहीं, अभी तक कोई एक सिंगल बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह के गया हो कि सर मेरी चीजें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, ये कह के जरूर गया कि जिंदगी में पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। कितने बच्चे हैं, अभी इसलिए मैं आपसे फीडबैक क्यों नहीं ले रहा, अभी आप गुजारिए वक्त, फिर आप ही में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो दूसरी जगह पढ़ के आए होंगे। जब आपके 15 से 20 दिन गुजर जाएंगे, जब उनको बुलाऊंगा यहाँ कि बताइए जरा कुछ फर्क यहाँ नजर आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, और हर हर बच्चे से बात करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे भी लोग कहते हैं कि सर आप क्यों बात करते हैं सबसे, क्या ज़रूरत है बात बात करने की, आपके जो टीम है बस वही बात करने काफ़ी है। लेकिन नहीं, जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है उससे मैं खुद बात करूंगा, मैं कैसे वक्त निकालूं उसके लिए क्या करूं वो सब मैं खुद देखूंगा। देखिए, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कितने प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, बट बच्चे ही बताते हैं मुझे जो दूसरे बैचेज में हैं कि सर इतने दिन हो गए थे वहाँ, इतने पैसे गए हमारे, यानी आपकी फीस के मुकाबले में तिगनी चौगनी फीस वहाँ पे करी हमने, और आज तक कभी टीचर से दुआ सलाम तक नहीं हुई हमारी। बस कभी पूछ लिया तो हमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो जो जवाब दिया जा रहा है वो हमारा टीचर ही दे रहा है, कोई और दे रहा है। व्हाट्सएप के जरिए पूछेंगे आप जो भी पूछेंगे, कभी बात ही नहीं हो सकती टीचर से। बहरहाल इस तरह लोग कर रहे हैं, चल रहा है सब। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जो यहाँ आए हैं बाबू, इस प्लेटफॉर्म से आप सच में फ़ायदा ही उठाइएगा। ठीक है, और फ़ायदा उठाने के लिए आपको मेहनत करनी रहेगी, मेहनत सबसे पहला ज़रूरी है। अगर मेहनत आपने कर ली तो फिर इंशाल्लाह आप छा जाएंगे। मेरे यहाँ के कई बच्चे पढ़े हुए, अमेजोन कंपनी कौन नहीं जानता, उसमें कई बच्चे हैं जो घर बैठे वहाँ जॉब मिली है, घर बैठे। भोपाल की बच्ची थी, एक मैं पढ़ा रहा था, मेरी कॉल आई उसकी, बोले सर आई गॉट अपॉइंटेड एज अ वर्क फ्रॉम होम इन अमेजोन कंपनी। उनका बड़ी शाबाश, कंग्रेचुलेशन। फिर मैंने उससे पूछा इंटरव्यू में क्या पूछा, बोले सर वो जो एडवांस लेवल में आप सिचुएशन क्रिएट कराते हैं ना, वही पूछा था मुझसे। तो मुझसे ये पूछा कि सपोज दैट इफ अ कस्टमर गेट्स एंग्री अपॉन यू and the project is delivered a little late and he is asking you what is the reason and he is getting offended on you, in this situation how will you react? कस्टमर परेशान हो रहा है, उसके पास 2-3 दिन लेट पहुंचा आपका सामान, अब आप पे गुस्सा कर रहा है, तो आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को।
वो बच्ची मेरे यहाँ प्रैक्टिस करके जा चुकी सिचुएशन की, उसने चुटकियों में जवाब बनाकर पेश कर दिया, वहीं कह दिया कल से आ जाना, कल से आप काम शुरू कर दीजिए। तो मैं बच्चों को यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस लेवल में जब जाते हैं तो सिचुएशंस जो जिंदगी में आए उनको कैसे करना है। और जो आईएएस आईपीएस के आप उन्हें कभी इंटरव्यूज देखे होंगे, उनमें ऐसी सिचुएशन पूछी जाती है कि आप रास्ते में जा रहे हो, कोई बंदा आपको रोक लेता है रात में, तो वो बज़ाहिर तो लग रहा है कि अच्छा है, तो आपको क्या गाड़ी उसके लिए रोकनी चाहिए, उसको लिफ्ट देनी चाहिए नहीं चाहिए। वो इंसान का माइंड चेक करते हैं। यही सिचुएशन मैं अपने बच्चों को कराता हूँ एडवांस लेवल में जब चला जाता है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ होती रहेंगी। फिलहाल ये लेसन आपका था फर्स्ट डे, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और मेरा पर्सनल नंबर आप सब लोगों के पास है। और मैंने होमवर्क के ताल्लुक से भी आपको बातें बता दी हैं। होमवर्क अभी नहीं, कल भी नहीं, एक दो दिन के बाद जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं खुद बता दूंगा कि आपको होमवर्क फला दिन मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।